सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑडिट के लिए कैश बुक कैसे भरें। साथियों, हमारे इस वीडियो से जिसको कैश बुक भरना नहीं आता है वह भी आसानी से भर लेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिषदीय विद्यालयों में एसएमसी खाते के आय व्यय का ऑडिट होना शुरू हो गया है। ऑडिट के लिए जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें से कैश बुक, बिल वाउचर और पीएफएमएस के माध्यम से जनरेट पीपीए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हम लोग लाइव कैश बुक कैसे भरते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैश बुक में हम अपने विद्यालय के एसएमसी खाते के प्रत्येक माह का आय व्यय का ब्यौरा लिखते हैं। पहले के सत्रों में एसएमसी खाते से जो धनराशि का लेन देन होता था वो चेक, कैश अथवा आरटीजीएस के माध्यम से होता था, परंतु इस बार एसएमसी खाते से लेन देन पीएफएमएस के माध्यम से किया गया है। हमारे प्रधानाध्यापक साथी पिछले सत्र के कैश बुक तैयार करने के लिए पारंगत हैं, पर इस बार पीएफएमएस के माध्यम से लेन देन होने के कारण ब्यौरा कैश बुक में भरने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए आज हम लोग दोनों ही माध्यम से धनराशि के लेन देन का ब्यौरा अपने कैश बुक में मर्ज करते हुए भरेंगे और साथ ही अपने शिक्षक साथियों के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर को भी इसमें देखेंगे। कैश बुक को भरने के लिए आपके पास प्रत्येक माह का किस दिनांक को कितना पैसा हमारे एसएमसी खाते में आया है या एसएमसी खाते में किस डेट को कितना लिमिट जारी हुई है, साथ ही अपने किस किस डेट को कौन कौन सा पीपीए जनरेट किया है अथवा चेक के माध्यम से निकाला है, उसका ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर मैं खाते से लेन देन के लिए चेक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अर्थात इस बार एसएमसी खाते का लेन देन बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएफएमएस के माध्यम से नया खाता खोलकर किया गया है और पुराना एसएमसी खाता अभी भी चालू है, जिससे लेन देन हम लोग चेक अथवा आरटीजीएस के माध्यम से करते हैं। इसलिए हम दोनों ही बैंकों को मर्ज करते हुए डाटा को अपने भरना सीखेंगे। कैश बुक को भरने के लिए आपके पास डेट वाइज डाटा होना चाहिए। यदि आपके पास पुराने वाले एसएमसी खाते का डाटा नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट या पासबुक प्रिंट करवा सकते हैं। नए वाले एसएमसी खाते का आपके पास डाटा यदि नहीं है तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका पासबुक अथवा स्टेटमेंट को प्रिंट कराकर, दूसरा तरीका है पीएफएमएस पोर्टल से आप कैश बुक अथवा आप डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए अब कैश बुक को लाइव भरना सीखते हैं। मार्च 2022 के सभी मदों को खर्च करने के बाद अवशेष धनराशि को प्राप्ति पक्ष में 1 अप्रैल को प्रारंभिक अवशेष बैंक वाले ऑप्शन में हम भरेंगे। उसके बाद आपके यहाँ यदि कोई धनराशि यदि प्राप्त होती है तो आप यहाँ पे भरते जाएं। चूँकि हमारे यहाँ एसएमसी खाते में कोई भी किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है तो हम इसको ऐसे नील कर देंगे। उसके बाद जो अवशेष धनराशि है उसको हम यहाँ योग वाले ऑप्शन में यहाँ पर लिख देंगे। अब चूँकि ये बात होती है ये प्राप्ति पक्ष की, अब यहाँ बात करते हैं व्यय पक्ष की। अब देखिए ये साथियों, ये अप्रैल 2022 का है व्यय पक्ष। व्यय पक्ष में हमारे यहाँ 4 तारीख को जो मार्च में एक चेक हमारी पेंडिंग रह गई थी उसका भुगतान हुआ है 4 तारीख को। तो वो देखिए हमने यहाँ पे मध्य कंपोजिट ग्रांट लिख दिया है और उसका बिल वाउचर में 903 लिखा हुआ था, उसको मैंने लिख दिया। इसका जो अंकन है मैंने लेजर प्रश्न संख्या पे 3 पर किया है और उसको जो है लगभग 5000 की धनराशि हमने व्यय की थी तो उसको मैंने लिख दिया। उसके बाद और कोई भुगतान हमने यहाँ पर नहीं किया हुआ, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा। उसके बाद देखिए साथी यहाँ पर दिवस व्यय दी है। दिवस व्यय का मतलब है कि देखिए दिवस व्यय का मतलब जैसे मान लीजिए जो कोई बड़े दुकानदार हैं या किसी का फर्म है उसमें डेली बेसिस पे कुछ पैसा आता है और जाता है तो उसका अंकन हम लोग इस तरह के कैश बुक में करते हैं। क्योंकि हम लोग का विद्यालय है, विद्यालय में हम लोग के शायद ही किसी माह में पैसा आता है, इसलिए हम लोग उसको माहवार या हम लोग उसको वार्षिक के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। चूँकि अब हम लोग का पैसा थोड़ा सा हर महीने में थोड़ा कुछ बहुत आता है, इसलिए हम लोग उसको मासिक ही कहेंगे। इसलिए दिवस व्यय का मतलब है मासिक का व्यय, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिवस व्यय में 5000 भर लिया। और ध्यान रखिए दोस्तों कि ये अवशेष है। अवशेष का मतलब ये है कि ये प्राप्ति पक्ष का जो योग है उसमें से हम दिवस व्यय घटा लेंगे, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा, अवशेष हो जाएगा। तो जी हाँ साथियों, हमने 7020 जो हमारा जो ये प्राप्ति पक्ष का योग था इसमें से हमने 5000 जो व्यय किया उसको घटा दिया तो हमारा 2020 बचा। अच्छा, ये योग वाले में इन दोनों का योग हमें यहाँ पे भरना है।
साथियों ध्यान रखिएगा कि ये वाला योग प्रातिपक्ष का योग और व्यय पक्ष का योग दोनों ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं मई माह में। अब साथियों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा अवशेष है, अवशेष ही हमारा अगले महीने का प्राप्ति पक्ष का प्रारंभिक अवशेष होगा। ये हमारा हर महीने में ऐसे ही हम करेंगे, जो भी हमारा अवशेष होगा व्यय पक्ष का, यही हमारा उसके अगले महीने के प्राप्ति पक्ष का प्रारंभिक अवशेष होगा। तो चलिए इस माह मई में हम लोग देखते हैं। देखिए साथियों, ये हमारा मई माह है। मई माह का देखिए प्रारंभिक अवशेष 2020 हो गया। अब चूँकि हमारे विद्यालय में किसी प्रकार का धन प्राप्त नहीं हुआ है तो इसको हमने नील कर दिया है। आपके यहाँ यदि कोई किसी प्रकार का धनराशि प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पे डेट और उसका लेजर संख्या में यदि आपने अंकन किया तो यहाँ पे लिखिए। नगद प्राप्त हुआ है तो यहाँ लिखिए। बैंक के माध्यम से प्राप्त हुआ है यहाँ, तो आप उसका योग यहाँ लिख सकते हैं। यदि नहीं प्राप्त हुआ है तो आप नील करते हुए चले आइए। यही जो प्राप्ति अवशेष है यही हमारा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। यदि आपके यहाँ कोई धनराशि प्राप्त हुई है तो आप इस वाले कॉलम को आप जोड़कर यहाँ पे योग वाले कॉलम में लिख सकते हैं। अब चूँकि हमारे यहाँ प्राप्त नहीं हुई इसलिए हमने यहाँ पे एज इट इज़ ऐसे ही उतार दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं व्यय पक्ष की। व्यय पक्ष में देखिए हमारे यहाँ इस माह में भी किसी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, दिवस व्यय यानी कि हमने बताया था इसको मासिक व्यय समझेंगे, मासिक व्यय में हमने इसको 0 कर दिया है। उसके बाद अवशेष में आप देखिए हमने बताया था कि जो प्राप्ति पक्ष का जो अवशेष है उसको दिवस वाले व्यय को हम घटा देते हैं, वही हमारा क्या जो घटा करने पे आएगा वही हमारा अवशेष है। चूँकि अब यहाँ पे हमने भुगतान कोई किया नहीं है इसलिए हमारा अवशेष भी वही होगा और योग भी हमारा वही होगा। और हमने अभी आपको बताया कि जो व्यय पक्ष का अवशेष है वही अगले महीने का हमारा प्रारंभिक अवशेष होगा। तो देखिए साथियों, ये हमारा अब माह जून का ये देखिए प्रारंभिक अवशेष हमारा 2020 है। ये देखिए अब चूँकि हमारे जो जून 2022 में भी किसी प्रकार का धनराशि नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए हमने देखिए यहाँ पे नील करते हुए ये योग यहाँ पे लिख दिया है। अब जून का जो व्यय पक्ष है उसमें भी हमारा किसी भी तरह का भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए हमने दिवस व्यय 0 कर दिया है। अवशेष में वही करके ये देखिए हमने ऐसे कर दिया। अब यही अवशेष हमारा माह जुलाई का प्राप्ति पक्ष का ये प्रारंभिक अवशेष होगा। अब चलते हैं जुलाई पक्ष पे। अब देखिए जुलाई माह में ये देखिए हमारा जो है जुलाई माह में भी ये देखिए यही है 2020 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखिए जुलाई महीने में एक राशि हमें प्राप्त हुई है। देखिए ये 6 तारीख को 6 जुलाई सन 2022 को कंपोजिट ग्रांट की ये लिमिट जारी हुई है। कितने की, 50,000 की। आपके यहाँ यही धनराशि 25,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है और 75,000 भी हो सकते हैं। तो आप अपने विद्यालय की राशि के हिसाब से और लिमिट के हिसाब से आप भर सकते हैं। तो उसकी लिमिट जारी हुई है, तो लिमिट जारी हुई है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया है। अब आप चाहें तो आप अपना अलग कैशबुक बना सकते हैं, चूँकि अब हम अलग नहीं बनाए हैं, आप चाहें तो बना सकते हैं। तो उसके बाद अब हमने बताया आपको कि हमने ये देखिए ये हमारा प्रारंभिक अवशेष हो गया, ये कंपोजिट ग्रांट की लिमिट जारी हो गई। अब चूँकि और कोई लिमिट अथवा कोई पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है तो इसलिए हमने इसको नील कर दिया है और योग वाले कॉलम में हमने इन दोनों का योग यहाँ पे लिख दिया है। अब बात करते हैं जुलाई माह की व्यय पक्ष की। व्यय पक्ष में हमने कोई भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया है, इसलिए हम इसको दिवस व्यय में 0 कर देंगे। अवशेष में देखिए वही जो यहाँ पे है वही कर देंगे, योग में हमने वही कर दिया। ठीक, अब चलते हैं माह अगस्त में। अब देखिए यहाँ पे अगस्त माह की ये प्राप्ति पक्ष हमने आपको बताया था कि वहाँ जो अवशेष जो व्यय पक्ष का अवशेष होगा वही अगले माह की प्राप्ति पक्ष का प्रारंभिक अवशेष होगा। ये देखिए प्रारंभिक अवशेष हमारा 52,020 रुपये है। अब इस माह में और कोई भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए हमने इसको नील कर दिया है और योग में हमने इसको ऐसे ही उतार दिया है। अब बात करते हैं व्यय पक्ष की। व्यय पक्ष में हमें भी इस बार इस महीने में हमने कोई भी भुगतान नहीं किया इसलिए इसको 0 कर दिया है और यही सेम करते हुए चले आए हैं। अब बात करते हैं अगले माह की। देखिए यहाँ पे अवशेष इतना है, यही हमारा प्रारंभिक अवशेष हो जाएगा सितंबर माह का। देखिए हमने यही किया। अब इस माह में भी हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ इसलिए हमने ऐसे कर दिया और भुगतान भी कोई नहीं किया इसलिए ऐसे कर दिया। अब चलते हैं अक्टूबर माह में। देखिए इसमें भी वही हाल है, हमें कोई भी पैसा न तो प्राप्त हुआ है और ना ही हमने कोई भुगतान किया, इसलिए हम ऐसे ही करते हुए चले आए हैं। ठीक, साथियों इस तरह की कोई इससे संबंधित कोई भी आपको दिक्कत होगी तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका प्रत्युत्तर दे दूँगा। अब साथियों देखते हैं बात नवंबर की। नवंबर में देखिए साथियों, हमने वही प्राप्ति पक्ष में का जो है प्रारंभिक अवशेष, ये देखिए इतना हमें किसी प्रकार का पैसा नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है। और लेकिन हमने भुगतान किया है, चूँकि हमारे यहाँ विद्यालय में था कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन का पैसा आया हुआ था, जो कि उसका कुछ पैसा अवशेष रह गया था, उसको हमें बाद में उसका भुगतान करना था। चूँकि अब वो काम बाद में किया, इसलिए हमने उसको भुगतान बाद में किया है। तो देखिए साथियों, हमने इसको 12 नवंबर सन 2022 को वाउचर संख्या इतने में इलेक्ट्रिफिकेशन का हमने ये भुगतान किया हुआ है 2020 रुपये। ठीक, तो ये हमारा 2020 रुपये हमने दिवस व्यय में कर दिया। उसके बाद आपको बताया था हमने, जो प्राप्ति पक्ष का जो योग है उसको दिवस व्यय से घटाएंगे, फिर जो अवशेष आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों का योग हम इसमें लिख देंगे। तो देखिए साथियों, 52,020 रुपये में से हमने 2,020 रुपये घटा दिए, तो हमारा 50,000 बच गया, और इन दोनों का योग हमने 52,020 कर दिया। अब यही अवशेष हमारा दिसंबर माह के प्रारंभिक अवशेष हो जाएगा। चलिए दिसंबर माह में चलते हैं। ये देखिए साथियों, दिसंबर माह 2022 आ गया, जिसमें देखिए ये 1 दिसंबर 2022 को हमारा ये देखिए 50,000 प्रारंभिक अवशेष है, और इस माह में हमें किसी प्रकार का धनराशि प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हमने यहाँ पे ये पूरा नील करते हुए यहाँ पे योग में हमने इसको लिख दिया। उसके बाद दिसंबर में हमने किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया, तो ये हमारा ये देखिए नील करते हुए यहाँ पे दिवस व्यय में 0, अवशेष में ये 50,000 करके ये दोनों का योग हमने 50,000 दिखा दिया। अब यही प्रारंभिक अवशेष हमारा माह जनवरी 2023 का प्रारंभिक अवशेष होगा। ये देखिए इसमें प्रारंभिक अवशेष जनवरी 2023 का प्रारंभिक अवशेष हमारा 50,000 है। उसके बाद इस माह में हमारा कुछ आया नहीं, तो यहाँ पे हम 50,000 लिख देंगे। ठीक है साथियों, किसी कारणवश छूट गया है, इसको मैं अभी लिख दूंगा। उसके बाद बात करते हैं जनवरी माह के व्यय पक्ष की। व्यय पक्ष में हमने किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया है, इसलिए दिवस व्यय हमने 0 कर दिया है। अवशेष में ये देखिए हमने 50,000 लिख दिया, 50,000 योग आएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं, यही हमारा अवशेष अगले माह की प्रारंभिक अवशेष होगी। तब चलते बात करते हैं फरवरी की। फरवरी में देखिए ये साथियों, ये हमारा जो पिछले महीने में 50,000 हमारा बचा हुआ था, वही हमारा प्रारंभिक अवशेष होगा इस महीने का। उस महीने में भी हमें कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ पे इसको 50,000 में रखेंगे। यदि कोई धनराशि प्राप्त हुई होती तो उसको हम डेट वाइज यहाँ पे अंकन करते, उसके बाद फिर उसको योग हम यहाँ पे लिखते। लेकिन चूँकि हमें कोई धनराशि नहीं प्राप्त हुई, इसलिए हमने यहाँ 50 रखी। अब बात करते हैं व्यय पक्ष की। व्यय पक्ष में हमने किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ देखिए दिवस व्यय को हम मासिक व्यय मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0 कर दिया है। उसके बाद अवशेष वही रहेगा 50,000। अब यही अवशेष हमारा अगले माह की प्रारंभिक अवशेष होगा। अब बात करते हैं माह मार्च, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इसी माह में हमने सभी भुगतान किए हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। माह मार्च 2023 की हम बात करते हैं। देखिए साथियों, आपको हमने दिखाया था कि जो व्यय पक्ष का अवशेष है वही अगले माह का प्रारंभिक अवशेष होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने दिखाया था 50,000 अवशेष था, वही हमारा प्रारंभिक अवशेष 50,000 है। ठीक है, अब देखिए साथियों, इस महीने में हमें कई प्रकार के कई मदों से कुछ धनराशियाँ प्राप्त हुई। जैसे कि 9 मार्च 2023 को चहक किट प्लस बैठक के लिए हमें हमारे विद्यालय को 2700 रुपये प्राप्त हुए, जिसमें 2500 रुपये हमें चहक किट लेनी थी और 200 रुपये में हमें बैठक का कराना था। ठीक है, उसके बाद 14 तारीख को TLM प्लस उसके रजिस्टर के लिए, उस लेखीकरण के लिए हमें 1500 प्लस 100 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, यानी कि 1600 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। फिर 16 तारीख को PTM बैठक के लिए हमें 500 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। धनराशि क्या प्राप्त हुई, ये लिमिट जारी हुआ था। ठीक है, PFMS पोर्टल पे। ठीक है, उसके बाद 19 तारीख को ब्लूटूथ स्पीकर के लिए हमें 2000 की लिमिट जारी हुई। उसके बाद महीने के लास्ट में TLM के लिए ये 2,420 रुपये। ये साथियों, ये सन 2021 में जो छात्र संख्या हमारे यहाँ थी उसके हिसाब से हमें धनराशि दी गई है। ठीक है साथियों, अब इसके अलावा हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की धनराशि का ना ही कोई लिमिट आया और ना ही कोई पैसा हमारे खाते में आया है, तो इसलिए हम इसका योग करेंगे तो 59,220 रुपये होते हैं। साथियों, ये उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विद्यालयों में 59,220 रुपये ही लिमिट जारी हुई है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं व्यय पक्ष की। साथियों, व्यय पक्ष में हम देखेंगे कि हमने जिस डेट को जो भी पैसा खर्चा किया है उसका हम डाटा भरेंगे। जैसे देखिए 4 तारीख को 4/3/2023 को हमने वाउचर संख्या
16,103 में कंपोजिट ग्रांट स्वच्छता के लिए ये हमने जो है खर्चा किया था। और इसका लेजर बुक में हमने प्रश्न संख्या 5 में अंकन किया। ये धनराशि हमारी 5,000। साथियों, हमारे 50,000 की धनराशि आई है। जियो आया हो उसमें आपको पता ही होगा कि जो धनराशि है, धनराशि का 10% हमें स्वच्छता पे खर्चा करना है, इसलिए हमने 5,000 स्वच्छता पे खर्चा किया है। उसके बाद दिनांक 4 मार्च 2023 को कंपोजिट ग्रांट में हमने 16,000 रुपये निकाले हैं, सॉरी। उसके बाद देखिए उसका हमने बिल वाउचर भी, इसका बिल संख्या भी लगा दिया है और किस लेज़र प्रश्न संख्या भी हमने लगा दी है। ठीक है। क्या होता है कि हमें जो भी हम सामान खरीद रहे हैं या उसको कोई धनराशि प्राप्त हो रही है, तो उसका हम लोग जो है उसका विवरण जो है लेजर बुक में प्रश्न संख्या के हिसाब से भरते हैं। तो वही प्रश्न संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद देखिए तीसरी धनराशि साथियों 4/3/2023 को हमने भुगतान किया था। वो हमने लेजर संख्या 5 पे, प्रश्न संख्या 5 पे अंकित किया हुआ है और धनराशि थी 9,000। तो वो हमने बैंक के थ्रू हुआ है तो हमने 9,000 भर दिया। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हमने सभी मदों को जो हमने भुगतान किया है वो हमने यहाँ पे भर दिया। अब इसको मैं सभी को अलग अलग पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम ये ना पढ़ के हम आपको ये अब सीधे यहाँ पर चलते हैं। जी हाँ साथियों, मैं एक बार फिर आपसे बता दूँ कि यहाँ पे दिवस व्यय का मतलब मासिक व्यय से है। ठीक है। आप चाहें तो इसको काट कर मासिक भी कर सकते हैं। ठीक है। अब चूँकि हमने इस महीने में इतने प्रकार के भुगतान किए हैं तो आप इसका योग आपको यहाँ मासिक व्यय में लिखना है। तो हमने देखिए साथियों, चूँकि हमारा 59,220 रुपये का लिमिट जारी हुआ था, हमने टोटल जो है इसका भुगतान यहाँ पे कर लिया है। ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे जोड़ने के बाद हमारा 59,220 रुपये होता है। ठीक है। फिर उसको हमने इससे घटा दे तो अवशेष हमारा 0 हो गया। अब यही हमारा अगले माह का प्रारंभिक अवशेष यानी कि अप्रैल माह की प्राप्ति पक्ष का प्रारंभिक अवशेष होगा, यानी कि हमारे यहाँ 0 है। जी हाँ साथियों, इसी प्रकार आप चाहें तो अपना कैश बुक तैयार कर सकते हैं। साथियों, इस तरह से भरने पर आपको ऑडिट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और आपके यहाँ ऑडिट है तो आप साथियों कैश बुक, बिल वाउचर और हो सके तो लेजर बुक भी ले जाइए और पीपीए जिस पीपीए को आपने जनरेट किया है उसको भी ले जा सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप चाहें तो अपने पीएफएमएस पोर्टल से कैश बुक डाउनलोड कर सकते हैं। कैश बुक डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप चाहें तो उस लिंक को ओपन करिए और वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अब कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि यदि पीपीए जनरेट हो गया, पैसा अकाउंट से लिमिट भी ख़त्म हो गई है, उस कंडीशन में क्या करें। तो उस कंडीशन में ये करना है कि आपको एक जानकारी दे दे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी ये है कि 31 जुलाई तक आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी को जाके अपना ये जानकारी दे सकते हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक से फ़ोन पे वार्ता के क्रम में उन्होंने बताया है कि 31 जुलाई तक की जिन विद्यालयों का विवरण प्राप्त हो जाएगा उन विद्यालयों की लिमिट फिर से जारी कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि पीपीए जनरेट करने के बाद खाते से लिमिट कट गई है तो क्या उसका भी कैश बुक में अंकन करना है। तो उसका उत्तर ये है कि नहीं। जो भी आपके खाते से पैसा डिडक्ट हुआ है, यानी कि आपका जो पैसा वेंडर के खाते में चला गया है, वही पैसे का अंकन आपको कैश बुक में करना है। इसके लिए आप अपना पासबुक जाके प्रिंट करा लीजिए या पीएफएमएस पोर्टल से कैश बुक को डाउनलोड कर लीजिए। जो डाटा उसमें दिया है वही डाटा को हमें अपने कैश बुक में भरना है। तीसरा प्रश्न है कि एसएमसी का जो पुराना खाता था वो और जो नया खाता है, इन दोनों को क्या मर्ज करके करना है या अलग अलग करना है। तो उसका उत्तर ये है कि आपका ये स्वैच्छिक है। आप चाहें तो अलग अलग बना सकते हैं या तो दोनों को मर्ज करके भी बना सकते हैं। साथियों, हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।